बेटा आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 में मानव में भ्रूणीय परिवर्धन पार्ट 4, पिछले वीडियो में हम पार्ट 4 लिख दिए थे, वो पार्ट 3 है। ये वाला जो होता है वो पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 के अंतर्गत बाह्य भ्रूण कलाएँ या गर्भ झिल्लियाँ, जिसे फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बाह्य भ्रूण कलाएँ होती हैं उसमें जितनी भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में भ्रूण की जो सुरक्षा होती है, पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन जो होती है, उसके लिए भ्रूण कलाएँ बनती हैं और ये सबसे बाहरी होती है। तो कहने का मतलब है भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए भ्रूण पर जो बाह्य कलाएँ बनती हैं उन्हीं के द्वारा जो होता है ये सब क्रियाएं होती हैं। हम यहाँ पर देखिए उसमें क्या होता है कि स्तनधारियों में जो भ्रूण की जो कलाएँ बनती हैं वो किसके किसके लिए होती है, क्यों बनती हैं? क्योंकि भ्रूण के सुरक्षा की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से, सुरक्षा, पोषण और श्वसन उत्सर्जन के लिए भ्रूण के बाहर बाह्य कलाएँ बनती हैं और ये संख्या में कितनी होती हैं? 4। हालांकि इस भ्रूण के स्तर से भ्रूण का कोई अंग नहीं बनता, मतलब इस झिल्लियों से भ्रूण के किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता है। अब ये संख्या में कितनी होती है? 4। तो 4 जो संख्या में हैं वो नंबर 1 होता है योक सैक। योक सैक, देखिए जो योक सैक है यह निषेचन के बाद 8वें दिन, निषेचन के बाद 8वें दिन हमने बताया था हाइपोब्लास्ट के उपरांत कुछ कोशिकाएं जो होती हैं स्थानांतरित होकर के ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी सतह पर उसकी गुहा के साथ साथ एक परत बनाती है, उसी को कहते हैं एक्स्ट्रासेलोमिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि निषेचन के बाद 8वें दिन हाइपोब्लास्ट के उपरांत की कुछ कोशिकाएं स्थानांतरित होकर के क्या करती हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की गुहा के साथ साथ एक परत बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रासिलोमिक मेम्ब्रेन झिल्ली, एक्स्ट्रासिलोमिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और हाइपोब्लास्ट के साथ मिल करके मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही हाइपोब्लास्ट के साथ मिल करके ये योक सैक की दीवार बनाती है। तो अब देखिए हम चलते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से देखिए क्या है
कि ये है योगक्षय, हम यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये है योगक्षय, ये वाला भाग योगक्षय है। पिछले हम फिगर में ये देखे थे कि जो एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन थी, एमनियोटिक सेल थी, कोशिका थी, उस कोशिका के नीचे एमनियोटिक कैविटी बनी थी और एमनियोटिक कैविटी के नीचे ब्लास्टोसील कैविटी बनी थी। ये कैविटी है यहाँ पर। तो अब यही कैविटी में ये योगक्षय बनता है। तो योगक्षय कैसे बना कि निषेचन के बाद जो 8वां दिन था, 8वें दिन हाइपोब्लास्ट बनता है। जो हाइपोब्लास्ट जब बन जाएगा तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो स्थानांतरित हो जाती हैं और उसी गुहा के साथ साथ एक अन्य जो होता है झिल्ली का निर्माण करती है। तो ये जब झिल्ली बन जाएगी तो यही हाइपोब्लास्ट के साथ मिल करके योगक्षय की दीवार बनाएगी। अब ये झिल्ली है और ये झिल्ली है, अब दोनों मिल जाएगी तो मिलकर किसका निर्माण करेगी? योगक्षय का। ये योगक्षय हो गया, योगक्षय का निर्माण करती है। अब ये होता है कि मानव के जो भ्रूण होता है, भ्रूण में योगक्षय छोटा और खाली। अब देखिए ये खाली है ही है, ये गुहानुमा है तो खाली ही है, जो विकास के साथ साथ क्या होता है, बदलता जाता है। अब प्रश्न ये है कि जब ये बदलता जाता है तब उसके बाद क्या होता है? तो अब जब ये बदलता जाएगा तो भ्रूण गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम, हमने उसके पहले बताया था कि भ्रूण के गर्भाशय के 3 जनन स्तर होते हैं, एक्सोमेट्रियम, मीसोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो अब भ्रूण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से पोषण लेता है। पोषक पदार्थ जो होता है भ्रूण का ये है, एम्ब्रियो तो यही है, ये किससे लेगा? इसी से तो पोषण लेगा। अब यहाँ पर इससे जब पोषण लेगा तो फिर क्या होता है कि दूसरे और तीसरे सप्ताह में योगक्षय भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब यही जो होता है योगक्षय, ये किसको प्रदान करेगा? भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से जब इसको पोषण प्रदान करेगा तो चौथे सप्ताह में ये आंत्र का भाग बन जाता है। किसका भाग? आंत्र का। फिर से सुनिए कि मानव में जैसे ये भ्रूण सैक है, ये तो खाली है। अब हमने कहा कि विकास के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है। अब ये होता है कि जब विकास के साथ परिवर्तन होगा तो भ्रूण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का जो हमने कहा 3 स्तर होता है, एक्सो, मीसो और एंडो। तो जो एंडोमेट्रियम होता है, इस एंडोमेट्रियम से पोषण करता है या पोषण ग्रहण करता है। अब दूसरे व तीसरे सप्ताह में योगक्षय भ्रूण से पोषण प्रदान करता है। अब ये जो होता है यहाँ से, ये एम्ब्रियो जो होता है ये इससे पोषण प्रदान कर रहा है, ग्रहण कर रहा है इससे पोषण। और चौथे सप्ताह में आंत्र का क्या बन जाता है? भाग। तो इस प्रकार से निषेचन के बाद जो हाइपोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं स्थानांतरित हो जाती हैं और ब्लास्टोसिस्ट की गुहा के साथ साथ एक झिल्ली बनाती है और यही मिलकर के योगक्षय का निर्माण करते हैं और योगक्षय भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। बात समझ में अब तो आ गई होगी। दूसरा इसमें देखिए एमनियॉन, दूसरा एमनियॉन। हम अब देखिए दूसरा जो होता क्या होता है? एमनियॉन। ये एमनियॉन है। अब एमनियॉन में क्या होता है कि यह भ्रूण के ऊपर की ओर, सबसे बाहरी जो लेयर होती है एमनियॉन होता है। तो यह भ्रूण के ऊपर, सबसे बाहर ऊपर की ओर बनती है। अब ये ऊपर की जब बन जाएगी तो इसमें बाहर की ओर देखिए एक होता है सोमैटिक, सोमैटिक माने होता है दैहिक या कायिक। तो बाहर की ओर क्या बने जाएगा? सोमैटिक मीसोडर्म। ये सोमैटिक मीसोडर्म है, ठीक।
तो जब इसमें बाहर की ओर सोमैटिक मेसोडर्म बन जाएगा तो भीतर की ओर क्या बनेगा, सोमैटिक मेसोडर्म तथा भीतर की ओर क्या बन जाएगा, एक्टोडर्म। तो अब ये देखिए, बाहर की ओर सोमैटिक मेसोडर्म तथा भीतर की ओर एक्टोडर्म होता है, उसी को ट्रोफोब्लास्ट जैसे एक्टोडर्म कहिए या ट्रोफोब्लास्ट कहिए, ये तो ये होता है। अब इसमें क्या है, भ्रूण जो होता है एमनियन के बीच जो स्थान होता है एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये होता है कि भ्रूण तथा एमनियन के बीच का स्थान ये क्या कहलाएगा, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक, पिछले वीडियो में हमने बताया था इसको, एमनियोटिक कैविटी कहलाता है। ये एमनियोटिक कैविटी है। अब देखिए कि जब एमनियोटिक कैविटी बन जाएगी तो एमनियोटिक कैविटी में क्या रहेगा, एमनियोटिक द्रव, इसमें क्या रहता है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड भरा रहता है। तो अब इसमें एमनियोटिक कैविटी में क्या बना, एमनियोटिक द्रव। अब भ्रूण जो होता है इस गुहा में प्लासेंटा, इसको कहते हैं प्लासेंटल, तो प्लासेंटल कहिए या नाभि कहिए, तो भ्रूण जो होता है प्लासेंटल कार्ड द्वारा लटका रहता है। तो अब यहाँ पर जब भ्रूण इस गुहा में प्लासेंटल कार्ड द्वारा लटका रहेगा तो एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं जो होती हैं, अब उन्हीं से जो होता है यह उन कोशिकाओं द्वारा भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता उसी से लगाया जाता है। तो इसमें द्रव तो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से क्या है, ये बाहरी झिल्ली एमनियन है, सबसे बाहर है, और हमने इसके बताया कि सबसे बाहर जो एमनियन होती है ये एमनियन। अब सबसे बाहर जब एमनियन है, झिल्ली है, तो अब देखिए एमनियन झिल्ली जो होती है सबसे बाहरी लेयर है। दूसरी चीज़ है कि दैहिक मेसोडर्म, हमने कहा था ना कि बाहर की ओर दैहिक मेसोडर्म तथा भीतर की ओर क्या होता है, एक्टो। ये बाहर का जो होता है क्या है, एंडोमेट्रियम से, जैसे ये होता है कि अब भ्रूण जब बन जाएगा तो भ्रूण के ऊपर जो बनेगी लेयर तो एमनियन होगी। तो इसमें बाहर की ओर दैहिक मेसोडर्म तथा भीतर की ओर एक्टो, तो ये मेसोडर्म और ये क्या है, एक्टोडर्म। तो अब भ्रूण तथा एमनियन, अब देखिए ये जो चीज एमनियन और ये होता है भ्रूण, तो भ्रूण तथा एमनियन के बीच जो खाली स्थान होगा उसको क्या कहेंगे, एमनियोटिक कैविटी। ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनियोटिक कैविटी हो गया, तो इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये एमनियोटिक कैविटी हो गई, ठीक। तो एमनियोटिक कैविटी में क्या भरा रहेगा, एमनियोटिक द्रव। भाई अब इसमें जब एमनियन जो झिल्ली बनी, इसके बाद जो गुहा बनी, तो इस गुहा को एमनियोटिक कैविटी कहेंगे। तो एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक द्रव भरा होता है। और भ्रूण जो होती है, अब देखिए ये भाग भ्रूण का है, भ्रूण तो इसी कार्डर द्वारा लटकी रहेगी, प्लासेंटल जो कार्ड होता है उसी प्लासेंटल कार्ड के द्वारा ये भ्रूण क्या होगी, ये देखिए लटकी है, यही भ्रूण है। ये भ्रूण जो होता है इस प्लासेंटल कार्ड द्वारा क्या है, लटकी है। तो अब यहाँ पर ये होता है कि एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। अब सोचिए कि ये एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक द्रव है, एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं हैं, और इसी से जो हम जांच वोच करके उसके विकारों का, भ्रूण के विकार का जो होता है, गायनों की डॉक्टर जो होती पता लगाती है, इसी से पता लगाती है। इनकी कोशिकाओं द्वारा भ्रूण के लिंग तथा किसका, भ्रूण के जन्मजात विकारों का क्या होता है, रोगों का पता लगाया जाता है।
अब देखिए जो एमनियॉन के जो कार्य होते हैं, एमनियॉन का कार्य क्या है? भ्रूण को सूखने से बचाता है। चलिए हम लिख देते हैं एमनियॉन के कार्य, एमनियॉन के कार्य किसका किसका करता है? नंबर 1 भ्रूण को सूखने से बचाता है, सूखने से बचाता है, जो द्रव होता है वो बचाता है। दूसरा क्या होता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, बाह्य आघातों, आघात माने होता है चोट, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, ये सुरक्षा करता है बाह्य आघात से, चोट से। तीसरा होता है कि जिसे भ्रूण को भ्रूणी कलाओं से चिपकने से क्या करता है? रोकता है। भ्रूण को भ्रूणीय कलाओं से चिपकने से क्या करता है? चिपकने से रोकता है। अब ये जो होता है इसके मुख्य कार्य होते हैं ये। अब देखिए अगला जो हेडिंग है कोरियन, तीसरा जो होता है, हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि भ्रूण में संख्या 4 होती है कलाओं की। तो देखिए चौथा होता है इसमें कोरियन, ये कोरियन होता है। अब देखिए कोरियन क्या होता है? भ्रूण के चारों ओर फैला होता है। कोरियन जो होता है भ्रूण, यह भ्रूण के चारों ओर फैला रहता है। तो ये भ्रूण के चारों ओर फैला रहता है। अब इसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म और भीतर की ओर दैहिक मेसोडर्म, ठीक। और उसमें क्या था? एमनियॉन में बाहर की ओर दैहिक मेसोडर्म और भीतर की तरफ एक्टोडर्म। इसमें क्या होता है? बिल्कुल उल्टा उसका। इसमें बाहर की ओर जो होता है एक्टोडर्म, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें बाहर की ओर और एक्टोडर्म, बाहर की ओर एक्टोडर्म तथा भीतर की ओर क्या रहता है? दैहिक मेसोडर्म तथा भीतर की ओर दैहिक, वही मेसोसोमैटिक है, दैहिक मेसोडर्म, ये दैहिक मेसोडर्म होता है। तो यह जो होता है एलेंटायस झिल्ली के साथ मिल करके, यह एलेंटायस के साथ मिल करके, देखिए जब एलेंटायस के साथ मिल जाएगा झिल्ली के साथ तो क्या बनाएगा? एलेंटोकोरियोनिक विलाई, एलेंटोकोरियोनिक विलाई, ये एलेंटोकोरियोनिक विलाई बनाता है, ये एलेंटोकोरियोनिक विलाई बनाता है। तो यही जब एलेंटोकोरियोनिक विलाई बनाएगा तो यही अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है। किसका बनाता है? यही अपरा का भ्रूणी भाग बनाता है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। अब देखिए इसमें हमने कहा था कोरियन, तो ये है कोरियन,
कोरियान जो होता है क्या है, भ्रूण के चारों ओर है। अब देखिए ये झिल्ली जो होती है भ्रूण के चारों तरफ ऐसे रहती है, ये पूरा इसके चारों तरफ रहेगी, तो ये कोरियान होता है। अब इसमें पहले जो था एमनियॉन में क्या था कि बाहर सोमैटिक मेसोडर्म और अंदर एक्टोडर्म। इसमें क्या है, बाहर एक्टोडर्म और अंदर क्या होता है, दैहिक मेसोडर्म। अब एलेंटायस जो झिल्ली होती है, तो एलेंटायस झिल्ली ये है, यही है एलेंटायस। ये एलेंटायस जो झिल्ली होती है उसके साथ मिलकर के एलेंटोकोरियानिक विलाई। अब देखिए ये झिल्ली दोनों हो गई। अब ये क्या बनाई, विलाई है, ये विलस जो होता है यही, ये अंकुर होते हैं। जैसे आप सुनते हैं कि विलाई, रसांकुर, सूक्ष्मांकुर, ऐसे सूक्ष्मांकुर बनते हैं। तो ये जो एलेंटोकोरियानिक विलाई बनाती है, तो यही जो होते हैं अपरा का भ्रूणी भाग बनाते हैं। तो ये भ्रूणी भाग है, किसका है, अपरा का। तो अब यही जब अपरा का जो भ्रूणी भाग बन जाएगा, तो ये भ्रूण के श्वसन, पोषण, उत्सर्जन में क्या होंगे, सहायक होंगे या उसकी मदद कर लेते हैं। ठीक, तो अब आप समझ गए, फिर सुन लीजिए कि भ्रूण के चारों का जो स्तर होता है वो कोरियान होता है, और इसमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर मेसोडर्म। कौन मेसोडर्म, दैहिक मेसोडर्म। तो यही एलेंटायस झिल्ली के, ये एलेंटायस झिल्ली के, ये एलेंटायस झिल्ली है, एलेंटायस झिल्ली के द्वारा क्या होता है, मिल करके एलेंटोकोरियानिक। अब देखिए एलेंटायस है, कोरियान है, ठीक। तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो दोनों मिल करके क्या बनाएगा, एलेंटोकोरियानिक विलाई बनाएगा। तो विलाई कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये विलस है लिखा हमने। तो ये दोनों झिल्लियाँ जब मिल जाएंगी तो अब इसको जोड़ देंगे, एलेंटोकोरियानिक विलाई, ये विलाई बनाएगी। तो यही अपरा का भ्रूणी क्या बनाते हैं, भाग बनाते हैं। और ये भाग जो होता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब हम चलते हैं फिर चौथा जो झिल्ली होती है, चौथा झिल्ली में क्या है कि एलेंटायस, क्या है, एलेंटायस, ये है एलेंटायस, ये एलेंटायस है। अब देखिए एलेंटायस जो होती है इसी को कहते हैं अपरा पोषिका। क्या कहते हैं, अपरा पोषिका। पोषिका का मतलब से आप सेंस लगा लेंगे उसमें। तो देखिए यह क्या होता है, भ्रूण की आहार नाल की एंडोडर्म से एक छोटे कोष के रूप में विकसित होती है, कोष के रूप में विकसित होती है। तो अब यहाँ पर जैसे ये होता है कि जो छोटे कोष के रूप में विकसित होती है, तो जब ये छोटा कोष में रूप में विकसित होगा तो नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से क्या होगी, जुड़ी होगी। तो यह जो होता है भ्रूण की नाभिरज्जु द्वारा क्या होती है, द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है, ये जुड़ी रहती है। ठीक, तो इसमें रुधिर की कोशिकाएं होती हैं और भीतर जो होता है एंडोडर्म का क्या होता है, अस्तर। इससे रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, प्लासेंटल धमनी है, सिरा है, उसका क्या होता है, विकास होता है। तो यह अपरा का क्या बनाती है, भ्रूणी भाग। अब गर्भाशय से भ्रूण पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन इन्हीं से क्या करता है, ग्रहण करता है। फिगर के माध्यम से हम समझते हैं इसको, एलेंटायस को। अब देखिए फिर हम फिगर लाएं इसको। तो देखिए अपरा कोशिका एलेंटायस, तो यहाँ पर जो होता है कि
ये एलेंटायस जो है, अभी जो इसकी चर्चा हम की इसके पहले, तो ये भ्रूण की आहारनाल की एंडोडर्म, तो आहारनाल हमने कहा था ये बाहर, जब एमनियोटिक आप पढ़े थे तो एक्टोडर्म, और ये क्या था एंडोडर्म। बाहर कोरियन में पढ़ा था कि बाहर एक्टोडर्म, अंदर क्या था एंडोडर्म। तो कोरियन में ये बाहर वाला एक्टोडर्म, ये वाला एंडोडर्म हो गया। तो अब यही जो होता है भ्रूण की आहारनाल जो एंडोडर्म है, एक छोटे से कोष के रूप में विकसित होती है। किस रूप में? कोष के, यही कोष के रूप में विकसित हो रहा है। तो जब कोष के रूप में विकसित होगी तो भ्रूण जो होता है ये नाभिरज्जु द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। तो अब ये जो भाग है ये नाभिरज्जु है, इसी नाभिरज्जु द्वारा जो होता है भ्रूण क्या है? इससे जुड़ा हुआ है। तो बाहर की ओर मीसोडर्म है तथा भीतर की ओर एंडोडर्म। अब यहाँ पे ये हुआ, तो यहाँ पर इससे जो होता है जब इसके बाहर की ओर जो होता है मीसोडर्म और भीतर की जब एंडोडर्म का स्तर बन जाता है तो इससे रुधिर कोशिकाएं और प्लासेंटल अपराधमनी अपराशिरा का क्या होता है? विकास होता है। तो अपराधमनी और अपराशिरा का जब विकास हो जाएगा इसमें, तो अब देखिए यहाँ ब्लड वेसल्स ये दिया गया है, ब्लड वेसल्स, ये सब ब्लड वेसल्स है जो जितने स्पॉट इस तरह दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स है। तो इसी से प्लेसेंटल धमनी और प्लेसेंटल शिरा का क्या होता है? विकास होता है। तो इसी कारण जो क्या होता है कि जो एलेंटोकोरियनी जो होती है, झिल्ली जो होती है, वो संवहन के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए? संवहन के लिए। और यह अपरा का क्या बनाती है? भ्रूणीय भाग बनाती है। और गर्भाशय भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन इन्हीं से क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक। अरे भाई ब्लड है, तो ब्लड जो होगा जब इसमें आ जाएगा तो रुधिर क्या करती है? ऑक्सीजन का संवहन करती है, पोषक पदार्थों को पहुंचाती है। तो ये पोषक पदार्थ होंगे और ब्लड होगा, इसी ऑक्सीजन होगी, इस ब्लड के द्वारा जो होता है इस भ्रूण को प्रदान करता रहेगा और इसका पोषण होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये वीडियो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है। पिछला वीडियो पार्ट 3 था, गलती से 4 लिख दिया गया था। ये चौथा वीडियो, पिछला वीडियो जो 4 था वो 3 है। हम यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, 4 वीडियो ये, और पिछला जो होता है वो क्या है? 3 है। ये चिन्ह हम इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद।